क्या साउथ कोरिया की पॉपुलेशन क्राइसिस हमारे प्यारे भारत के लिए एक चेतावनी हो सकती है? अब इस सवाल को ऐसे समझो कि क्या हो अगर हलचल से भरे शहर अचानक से सुनसान हो जाए, स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चों की कमी हो जाए या इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए वर्कर्स ही ना मिले। अब सुनने में तो ये किसी बड़ी डिस्टोपियन या साईफाई मूवी का सीन लगता है, पर साउथ कोरिया में आज ये एक रियलिटी बनती जा रही है। साउथ कोरिया की करंट पॉपुलेशन 51.7 मिलियन है, जहां इस देश की टोटल फर्टिलिटी रेट साल दर साल गिरती जा रही है। और अगर चीजें ऐसी ही रहीं तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस सदी के अंत तक यानी साल 2100 आने तक साउथ कोरिया की आबादी घट के आधी रह जाएगी और उसमें भी वृद्धजनों की संख्या नौजवानों की संख्या से ज्यादा होगी। और इसकी वजह से भविष्य में साउथ कोरिया के विलुप्त होने को लेकर भी अब बातें शुरू हो गई हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि ये सब तो साउथ कोरिया का इशू है, भारत को क्यों टेंशन लेनी चाहिए? नो डाउट आज भारत की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, पर मित्रों अगर रिपोर्ट्स की माने तो भारत भी आने वाले समय में धीरे ही सही साउथ कोरिया के रास्ते पर आ सकता है, जहां प्रोमिनेंट फिगर्स लाइक आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, आरएसएस चीफ मोहन भागवत भी इसको लेकर अपने कंसर्न्स उठा चुके हैं। पर आखिर साउथ कोरिया में ये लो फर्टिलिटी रेट का इशू है क्या और अपने भारत के लिए ये एक चेतावनी कैसे हो सकती है, सब जानेंगे इस वीडियो में। बस लाइक करना मत भूलना। चैप्टर 1 साउथ कोरिया की रियलिटी। ये कहना गलत नहीं होगा कि साउथ कोरिया में लगातार गिर रही फर्टिलिटी रेट की वजह से हो रहा पॉपुलेशन क्राइसिस आज उसके लिए नॉर्थ कोरिया से भी बड़ा दुश्मन बन चुका है। पर साहब फर्टिलिटी रेट का कम हो जाना इतना बुरा क्यों होता है? दरअसल TFR या टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब ये होता है कि एक महिला अपने रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ऑन एवरेज कितने बच्चों को जन्म देती है। जैसे कि अगर TFR 3 है तो एक महिला अपने लाइफ टाइम में 3 बच्चों को जन्म देगी, जहां 2.1 की फर्टिलिटी रेट को रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। अगर किसी देश की TFR 2.1 से ज्यादा है तो वहां की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती है, अगर 2.1 है तो वहां की पॉपुलेशन पीढ़ी दर पीढ़ी कांस्टेंट रहती है, और अगर 2.1 से कम है तो पॉपुलेशन तेजी से घटती है। और एग्जैक्टली आज पूरी दुनिया में यही हो रहा है, जहां 90+ कंट्रीज में आज TFR 2.1 से कम हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल चाइना की TFR है 1.18, जापान की 1.2 और यूके की 1.4। माने ये क्राइसिस आज एक ग्लोबल कंसर्न बन चुका है, जिसमें साउथ कोरिया का मामला सबसे आगे। साउथ कोरिया की बात करें तो 2023 में यहाँ की फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से काफी कम, ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो यानी 0.72 थी, जबकि 2024 में इसके लगभग 0.68 माने और नीचे गिरने का अनुमान है, जिसका मतलब वहाँ जरूरत से कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब साउथ कोरिया में आबादी जो घट रही है उसमें भी वर्किंग एज या यंग पॉपुलेशन का नंबर तेजी से घट रहा है और वहीं ओल्ड एज पॉपुलेशन का नंबर तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हें अगर एक एग्जांपल दूं तो साउथ कोरिया की पॉपुलेशन में 2022 के दौरान 65 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों की पॉपुलेशन 17.4% थी, जो कि 2050 आने तक लगभग 40% हो जाएगी। और इस चीज का असर साउथ कोरिया पे हर तरह से हो रहा है, इकोनॉमी से लेकर सेना तक। वर्कफोर्स कम हो रही है, पेंशन और हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है, साथ ही नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि डिफेंस फोर्सेस में शामिल होने वाले नौजवानों की संख्या लगातार कम हो रही है, जहां आज हाल ये है कि साउथ कोरिया की मौजूदा मिलिट्री स्ट्रेंथ उसके कट्टर दुश्मन नॉर्थ कोरिया के केवल 40% के बराबर ही रह गई है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्थ कोरिया की फर्टिलिटी रेट कोई बहुत अच्छी है, पर हाँ साउथ कोरिया के मुकाबले बेहतर स्थिति में जरूर है। सो मित्रों प्रॉब्लम सीरियस तो है। ऐसे में साउथ कोरिया से लगभग 5000 किलोमीटर दूर क्या भारत में कभी ये प्रॉब्लम हो सकती है? चलो समझते हैं। चैप्टर 2 वेकअप कॉल फॉर इंडिया। अभी के हिसाब से तो भारत और साउथ कोरिया का मामला बिल्कुल अपोजिट लगता है। 2023 में जहां साउथ कोरिया की फर्टिलिटी रेट ऑल टाइम लो हो गई, वहीं हमारा प्यारा भारत चाइना को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना। भारत आज लगभग 140 करोड़ लोगों का घर है। पूरी दुनिया की लगभग 17.78% आबादी अकेले भारत में रहती है, जहां भारत की 65% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। माने आज भारत की आबादी में मेजोरिटी वर्किंग एज ग्रुप की है, जिसकी वजह से आज भारत के पास बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो अब सवाल उठता है कि भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है? अब इसका जवाब भी इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड में छुपा है। आसान भाषा में डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब उस इकोनॉमिक ग्रोथ के पोटेंशियल से है जो किसी देश की बड़ी और यंग वर्किंग एज पॉपुलेशन की वजह से अनलॉक हो सकता है। और इतिहास गवाह है कि यूएसए, चाइना या साउथ कोरिया जैसे हर बड़े देश को इकोनॉमिक सुपर पावर बनाने के पीछे उनकी यंग और डायनेमिक वर्कफोर्स का काफी बड़ा हाथ था। और यही सेम चीज भारत के साथ भी हो रही है। आज भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी और दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है। अब चैप्टर 1 में अपन ये देख चुके हैं कि आज
साउथ कोरिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन लगातार कम हो रही है, जिसका असर न सिर्फ उसकी इकोनॉमी पर बल्कि हर चीज पर हो रहा है। और माना साउथ कोरिया की जैसी सिचुएशन का भारत में होना इतना रियल नहीं लगता है, पर भारत के पास भी ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमेशा नहीं रहेगा। और यही नहीं, आज भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट में भी गिरावट आ रही है। साउथ कोरिया जैसे तो नहीं, पर अगर सही कदम नहीं उठाए गए तो धीरे ही सही हम भी डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक डिजास्टर तक पहुंच सकते हैं। 1950 में भारत की फर्टिलिटी रेट 6.18 थी, जो कि 2023 में 2 रह गई है, माने रफली रिप्लेसमेंट रेट पे आ चुकी है। और अगर चीजें ऐसी ही जारी रहीं तो 2050 आते आते ये 1.29 तक गिर जाएगी। वो बात अलग है कि तब भी हमारी स्थिति साउथ कोरिया से बेहतर ही होगी। और बेशक आज भारत की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, पर इसमें भी एक कैच है। प्रेजेंट टाइम में अगर अपन भारत के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो पॉपुलेशन का एक मेजर हिस्सा यूपी, बिहार या एमपी जैसे नदर्न स्टेट्स में देखने को मिलता है। वहीं तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश जैसे सदर्न स्टेट्स का हाल कुछ और ही है, जहां ये सब लो फर्टिलिटी रेट से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु की फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से कम आज 1.5 ही रह गई है। बल्कि भारत के कई नदर्न स्टेट्स में भी टीएफआर रिप्लेसमेंट रेट के नीचे गिर गया है। अब भारत में बहुत ज्यादा आबादी है, इस पर हर जगह चर्चा होती है, जो कि होनी भी चाहिए। भारत को प्रॉपर पॉपुलेशन मैनेजमेंट की जरूरत है, पर आबादी के इस पहलू को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में भारत साउथ कोरिया की गलतियों से सीखते हुए भविष्य में खुद एक पॉपुलेशन क्राइसिस से बच सकता है। चैप्टर 3, चैलेंज फॉर इंडिया। ऐसा देखा गया है कि जब किसी सोसाइटी में एजुकेशन का स्तर, वेल्थ और अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो वहां की फर्टिलिटी रेट अपने आप गिरने ही लगती है। पर तब भी ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ भारत में बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तक लाने की बातें हो रही हैं, वहाँ फर्टिलिटी रेट का गणना अच्छा माना जाए या बुरा। अब ये समझने के लिए अपने को वापस साउथ कोरिया पे आना होगा। साउथ कोरिया में ये पॉपुलेशन क्राइसिस रातों रात नहीं हुआ, जहां इसके पीछे बेसिकली 3 फैक्टर्स जिम्मेदार हैं: हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, करियर सेंट्रिक लाइफस्टाइल्स और वर्क लाइफ बैलेंस की कमी होना। और ये चीजें जिम्मेदार कैसे हैं वो अपन समझ सकते हैं साउथ कोरिया की राजधानी सियोल की मदद से। सियोल दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक सेंटर्स में से एक है। कई बड़ी कंपनीज लाइक सैमसंग, किया मोटर्स यहाँ से ही ऑपरेट करती हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा हैं यहाँ। और इसी वजह से साउथ कोरिया की लगभग आधी आबादी देश के 12% हिस्से यानी अकेले सियोल मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहती है। और इस वजह से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर काफी दबाव पड़ा है, जिससे बाकी शहरों के मुकाबले वहाँ हर चीज काफी ज्यादा महंगी है, जिनमें घर और चाइल्ड केयर कॉस्ट भी शामिल है। आज साउथ कोरिया बच्चों की परवरिश करने के मामले में दुनिया का सबसे महंगा देश है। ऊपर से वहाँ रह रहे लोगों की जिंदगी किसी रैट रेस से कम नहीं है, जिससे वहाँ जॉब्स करने वाले लोगों को ज्यादा टाइम ही नहीं मिल पाता है बच्चों या परिवार के लिए। साथ ही वहाँ अब महिलाएं भी बढ़ते कंपटीशन और वर्किंग मदर्स के लिए सपोर्ट पॉलिसीज की कमी के चलते बच्चों से ज्यादा अपने करियर्स को प्रायोरिटी दे रही हैं। और इस वजह से साउथ कोरिया की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट के मायने काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये चीजें ऐसी ही रहीं तो वो इन्हें सस्टेन ही नहीं कर पाएगा। और मित्रों, भारत के कई हिस्सों में भी आज यही हाल हो रखे हैं, जहां धीरे धीरे फैमिलीज के लिए ज्यादा बच्चे करना मुश्किल होता जा रहा है। भले ही भारत के पास आज बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, पर यह बात भी सच है कि वो इसका भरपूर फायदा नहीं उठा पा रहा है। अब भी भारत में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक और जेंडर इनइक्वालिटी बड़े मुद्दे हैं डील करने के लिए। जहां भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, यहाँ भी सियोल जैसे हालात बनते जा रहे हैं। जहां अगर दिल्ली का ही एग्जांपल दूं तो पंजाब दिल्ली से लगभग 4 गुना बड़ा है, पर पॉपुलेशन वाइज दोनों ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे आते हैं, जिसने दिल्ली के रिसोर्सेस और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को एकदम हिला कर रख दिया है। और इस लोड की वजह से दिल्ली में लोगों को सिर्फ महंगाई का ही नहीं बल्कि एयर पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ रही हैं। पर भारत के पास अभी भी काफी टाइम है, हम चीजें संभाल सकते हैं। भारत में साउथ कोरिया जैसे हालात ना हो, इसके लिए सरकार सिर्फ लोगों से उम्मीद नहीं कर सकती है कि वे ज्यादा बच्चे पैदा करें, बल्कि इसके लिए उन्हें लोगों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को सस्ता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेहतर और ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन पर फोकस करना होगा, जिसके लिए दिल्ली या मुंबई जैसे और इकोनॉमिक सेंटर्स बनाने होंगे पूरे भारत में, ताकि सिर्फ कुछ जगह पर ही पॉपुलेशन का बर्डन ना पड़े और लोग ज्यादा अच्छे से भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में शामिल हो सकें, प्लस अपने परिवार पर भी ध्यान दे सकें। साथ ही जेंडर इनइक्वालिटी और वर्क लाइफ बैलेंस जैसे मुद्दों पर भी फोकस करना होगा, ताकि अकेले फैमिली का पूरा भार सिर्फ महिलाओं पर ही ना आए।
और इससे दोनों जगह फायदे होंगे। जहां इससे भारत अपने मौजूदा ओवर पॉपुलेशन के इशू को मैनेज और अपने यहाँ साउथ कोरिया जैसे हालात ना हो ये भी सुनिश्चित कर पाएगा। पर सिर्फ लो फर्टिलिटी रेट से ही पॉपुलेशन कम नहीं होती है। आज भारत एक ऐसे इनविजिबल दुश्मन का सामना कर रहा है जिसकी वजह से एक आम भारतीय की लाइफ एक्सपेक्टेंसी के 5 से ज्यादा साल कम हो रहे हैं। अब वो दुश्मन कौन है ये पता चलेगा तुम्हें इस वीडियो में, जरूर देखना। बाकी अगर तुम चाहते हो कि तुम गायब ना हो जाओ तो चैनल सब्सक्राइब कर लो।